ऑल सब्जेक्ट फॉर एसएससी एग्जाम्स, सीजीएल मेंस लेवल तक के सब कुछ, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब कुछ 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 2499 में मिलेगा। और ये भी ऑफर आपका वैलिड रहेगा 1 अप्रैल तक। जो आज का पहला सवाल कह रहा है कि 18,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए गए किसी रेट पर, 4 महीने के बाद 3,000 रुपए और जुड़ गए एंड द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 गुना कर दिया गया। द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर इज ₹3400। व्हाट वाज द इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो आपको बताना इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? देखिए ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार। ठीक है, लड़ाई झगड़ा सब कर चुका हूं, मानते नहीं, तो कोई अगर थोड़ा बहुत आवाज आए ठक ठक की तो बुरा मत मानना। ठीक है, सो एनीवे हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, राइट? लेट मी शो यू। तो आप पहले कहोगे कि देखो 18,000 रुपए है। सबसे पहले देखो क्या 4 महीने के लिए है, बाकी जो 6 महीने हैं उसके लिए क्या है, सॉरी 1 साल की बात हो रही, तो बाकी के जो 8 महीने हैं वहां पर 21,000 रुपए। व्हाट यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसका रेशियो देखूं, प्रिंसिपल का रेशियो वो 6:7 का है। यहां पर कह रहा है रेट अगर आर है तो यहां पर रेट डबल है, तो यहां पर रेट क्या है? 2R है, 2R है। अब देखो ध्यान से यहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। प्रिंसिपल रेशियो 6:7 है, यहां टाइम पीरियड भी डबल है, रेट भी डबल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड डबल, रेट डबल, तो ऑलरेडी ये 4 गुना हो जाएगा। ऑलरेडी ये 4 गुना हो जाएगा। केवल टाइम पीरियड और रेट के डबल होने से इंटरेस्ट यहां का 4 गुना होगा। पर आप कहोगे यहां पर खेल ये भी खेल रहा है, कौन? प्रिंसिपल। 6:7 है, तो आप कहोगे कि कुल मिलाकर देखो कहानी क्या है कि यहां पर पहले तो ये 8 गुना 4 गुना ऐसे ही है, 4 टाइम्स तो ये ऐसे ही हो गया है। अब देखो प्रिंसिपल का इंपैक्ट क्या है। प्रिंसिपल का इंपैक्ट ये है कि ये 6:7 है, तो चूंकि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई होगा तो देयर विल बी मोर चेंज। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि इस फैक्टर से कितना बड़ा चेंज आने वाला है। या फिर हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप रेशियो के टर्म में सोचोगे तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। अब आपने कहा यहां पर 1% कितना है, जरा बताओ। आपने कहा 1% मेरा 180 के बराबर है या नहीं है? यस, दैट्स व्हाट यू विल से। अब अगर 1% 180 के बराबर है और रेट मेरा 1% है और तुमने इसको 12 महीने दिए होते तो इतना इंटरेस्ट मिलता। लेकिन आपने कहा कि आपने इसको 4 महीने ही दिए हैं, तो अगर आपने इसको 4 महीने दिए हैं तो 1 साल का 1/3 दिया है, तो क्या 1% के रेट से 60 रुपए का इंटरेस्ट मिले, 60 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलेगा? आप कहोगे यस। अब यहां पर 60 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम रेट सेम टाइम पीरियड होता तो यहां 70 रुपए का इंटरेस्ट मिलता। सेम रेट सेम टाइम। अब आपको कहना है कि अगर रेट मेरा R% है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आप कहोगे 60R इंटरेस्ट मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यहां 60 है तो यहां वही चीज 70R है, बट आपका रेट डबल है, टाइम डबल है, तो ये 4 गुना हो गया। इन दोनों का टोटल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 3400 रुपए। अब यहां से आपको क्या करना है? आर की वैल्यू निकालनी है। 280 और 60 कितना हो गया? 340R। ये वैल्यू 3400 के बराबर है, तो आर आपका कितना हो गया? ये हो गया 10%। जो भी मैंने लिखा है ये शुरू में आपको खूब तकलीफ देगा क्योंकि मैं आपको अलग तरीके से बात कर रहा हूं, मैंने वैल्यू लिखी नहीं है, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजी। मैं समझाता हूं। मैंने कहा रेट मेरा R% है, यहां 2R% है। मैं कह रहा हूं पहले ऐसे देखो, मान लेते हैं 1% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल का, तो आप कहोगे 180 रुपया, बट आपने तो उसको 4 ही महीने दिए, 1 साल का 1/3, तो आप कहोगे 60 रुपए। पर आपने कहा कि रेट 1% नहीं है भैया, R% है, तो 60R। 4 महीने का 60R हुआ। अब कहोगे यहां क्या क्या होगा? यहां जो 60 है वो 70 है, क्योंकि प्रिंसिपल रेशियो क्या है? 6:7 है। सो ऑलरेडी कंपैरिजन में जो यहां 60 है वो 70 है, तो मैंने कहा ये 60R अगर 60R है, सेम टाइम पीरियड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 70R होगा। पर आप करो यहां तो रेट डबल है, टाइम डबल है, 4 गुना हो गया। टोटल कितना हो गया? 340R बराबर 3400। R की वैल्यू 10% आ गई। आप चाहो तो इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी आप लिख सकते हो। आप कहोगे 18,000 इंटू R अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो R/12 आपका 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप ऐसे करोगे इसको और 100 से डिवाइड करोगे, ये एक जगह आएगा। फिर आप कहोगे ये होगा मेरा 21,000 इंटू R/12 इंटू 100, और यहां पर वैल्यू आपकी 8 आएगी और ये वैल्यू आप 3400 के बराबर करोगे। तो यहां से भी आपका आंसर सेम आएगा। मैंने इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करी है कि मेंटली कैसे लिखोगे। बाकी जो पसंद आए वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या किया इन्होंने? क्वेश्चन नंबर 2 है ही नहीं है।
तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इसको। तो कोई नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा सवाल दिख रहा है ना। जो भी पूछा होगा ये आप कर लेना, होमवर्क है, इसमें कुछ होगा नहीं, बॉड माउस लगाना होगा। तो ये सवाल होमवर्क कर लेना, क्योंकि यहाँ छपा ही नहीं है तो मैं कर नहीं सकता इसको, ठीक है। बट कोई कठिन सवाल नहीं होगा, सिंपल सा सवाल होगा, वो आप बॉड माउस लगा के कर लोगे। ये सवाल देखिए, कह रहा है 5 आदमी 10 लड़के एक काम को 39 दिनों में कर सकते हैं। 5 आदमी और 22 लड़के इसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो बताना है हाउ मेनी डेज कैन द टास्क बी कंप्लीटेड बाय 3 men and 8 boys। तो जरा यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5 men और यहां पर लिखूं मैं 10 boys, इन लोगों ने मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म किया? 39 डेज में खत्म किया। जबकि 5 men है मेरे पास और यहाँ 22 boys अगर हैं तो इसी काम को ये 30 डेज में कर सकते हैं खत्म। यहां से हमें एफिशिएंसी रेशियो मिलेगा। तो आप कहोगे 5 और यहां देखो 5 अगर मैं कॉमन ले लूं मेन में, तो ये हो गया 39 माइनस 30। राइट हैंड से आप जाओगे तो आपको मिलेगा बॉयज में, ये होगा 390 माइनस 22 और यहां 30 है। क्लियर? आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, इट इज मच इजी देन कि पहले डिवाइड कर लो आप 3 से। 13 3 39 और 10, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ 5m इंटू 13 माइनस 10 हो गया सीधे सीधे। राइट साइड में आप बॉयज को लेके जाओगे तो बॉयज में कितना मिलेगा आपको? 220 माइनस 130 मिला आपको। तो ये वैल्यू आपकी कितनी है? 3 5 15। m हो गया यहाँ पर, b यहाँ पर हो गया और ये वैल्यू यहाँ 15 आ गई और यहाँ पर कितना आ गई? 90। तो ये 6:1 हो गया। यानी आपको क्या मिल गया? एफिशिएंसी रेशियो। अगर मुझे एफिशिएंसी रेशियो मिल गया तो पूछ रहा है कि 3 men और 8 बॉयज इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो पहले मैं कहूंगा टोटल काम है कितना। आपने कहा 5 men है, ध्यान से देखना, 6 की एफिशिएंसी है, प्लस अगर 10 बॉयज हैं जिनकी एफिशिएंसी 1 की है, इनको लगता है 39 दिन, तो ये टोटल काम है। एफिशिएंसी इंटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाई 3 men, सो 3 इंटू 6, 8 बॉयज तो 8 इंटू 1, कितना समय लगेगा ये डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया 30 और 10 40, 40 इंटू 39 बटे 18 और 8 कितना हुआ आपका? 26। 13 3 39, 13 दूना 26, 20 3 60, 60 डेज आपका आंसर हो गया, विच इज सी ऑप्शन। प्योर कैलकुलेशन, फिक्स्ड स्टेप्स, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। आपको ऐसे ही आंसर निकालो, एफिशिएंसी रेशियो निकालो, टोटल वर्क निकालो, आंसर निकालो। समझ में आ रहा है किसी को? तकलीफ हो रही तो बता दो, तकलीफ हो रही तो बता दो। रवि सेल्स एन आइटम में 25% प्रॉफिट हो मोहन 16% प्रॉफिट पे राम को, राम 10% लॉस पे गणेश को, गणेश 26,100 रुपए पे कर रहा है। हैड गणेश परचेज द सेम आइटम फ्रॉम रवि, ही वुड हैव सेव्ड 10% ऑफ व्हाट ही पेड टू राम। व्हाट प्रॉफिट वुड रवि हैव मेड देन? कुछ नहीं सवाल में, लेट मी शो यू। देखो यहां पर रवि है, सो मैंने कहा ये रवि है, और कौन है? मोहन। तुमने मेरा नाम यूज किया, रवि और मोहन को अलग कर दिया। दो लोगों का नाम, वैसे मेरा नाम है वाकई में, 3 लोगों का नाम मिला दो तो मेरा नाम बनता है, इतना बड़ा नाम, ओ माय गॉड। रवि, मोहन और राम यहां पर आ गया और गणेश, राइट। तो यहां पर आपको दिया है 25% का मुनाफा। यहां दिया हुआ है क्या? इस स्टेप पे क्या हो रहा है? 16% का मुनाफा और फिर क्या हो रहा है? 10% का नुकसान। तो यहां पर हो रहा है 10% का नुकसान और यहां पर गणेश साहब जो अमाउंट पे कर रहे हैं ये कितना है? 26100। ऑलराइट, इतना अमाउंट पे कर रहे हैं। क्लियर? पता है जब मैं सरकारी नौकरी में था तो वहां लोगों को फर्स्ट नेम मिडिल नेम से कोई मतलब नहीं होता है, लास्ट नेम। मिश्रा जी, पांडे जी। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे 3 नाम है एक्चुअली। पहले मुझे लगता था मेरे 2 ही नाम है, रवि और मोहन। उनका तीसरा भी है भाई, मिश्रा। तो वहां कोई रवि मोहन बोलता ही नहीं था, नो लेना देना, मिश्रा जी। घर पे आया, घर पे पापा बोल रहे हैं, अच्छा घर पे एक दूसरा नाम है मेरा, वो बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। तो पिताजी हमारे बुला रहे हैं, हम सुन ही नहीं रहे, हमारी आदत पड़ गई मिश्रा जी सुनने की। तो बुलाते थे तो मैं सुनता ही नहीं था, क्योंकि घर पे कोई मिश्रा जी नहीं बोल रहा था मुझे। मैंने कहा बड़ा बुरा हो गया, असली में सरकारी आदमी हो गया हूं मैं, ठीक है। क्लियर? तो अब बताना है कि गणेश भाई साहब ने कह रहा है कि अगर 10% की बचत की होती, अगर इन्होंने सीधा रवि से खरीदा होता तो बताओ रवि का प्रॉफिट कितना होगा। तो जरा एक चीज की
अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड करनी है। ये पूरी जो कहानी दी हुई है, इस कहानी को समझेंगे। आप कहोगे कि देखो भैया यहां पर हमारे पास 100 है। अच्छा 25 और 16 का नेट आप निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे 25 प्लस 16 41 हो गया, प्लस 25 इंटू 16 करेंगे तो 4 होगा, 45% हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 145। 145 माइनस 10% करोगे 4.5 माइनस हो जाएगा, ये हो गया 14.5 माइनस हो जाएगा, 130.5 आ गया। इतनी कहानी तो सभी को क्लियर होगी और तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि ये इंटू 200 है, क्योंकि इसका डबल ही क्या होता है 261। तो 200 से गुणा करने पे सारी चीजें आ जाएंगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसने इतने में नहीं खरीदा है, इससे 10% कम में खरीदा होता। अगर इसने सीधा रवि से खरीदा होता तो दिया हुआ इसकी 10% सेविंग होती। तो जरा 10% इसको कम कर दो तो आपका 13.05 कम हो जाएगा। अच्छा इसमें पहले 13 घटाओगे तो कितना मिलेगा तुम्हें मिलेगा 117 और 0.5 और घटा दो तो 117.45 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। अच्छा रवि का कितना मुनाफा होगा? आप कहोगे 17.45% का मुनाफा होगा काइंड ऑफ, या परसेंटेज मत बोलो, आप बोलोगे 17.45 का ही मुनाफा हो जाएगा। ठीक है 100 के ऊपर। अब आपको पता है 100 नहीं है, ये सारी चीजें 200 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। तो 17.45 इंटू 200 मेरा आंसर होगा। तो देखो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 90। 3490 कहां दिया हुआ है? डी ऑप्शन। क्लियर? चले आगे। शैल आई गो अहेड? 8 tan 2x into cos x plus cos 3x upon 2 sin x, then find the value of phi theta such that this. Okay. करवाऊं सवाल? करना है कि नहीं करना है? करना है, ठीक है। देखो इसने 5 थीटा की वैल्यू पूछी है आपसे। द वैल्यू ऑफ 5 थीटा सच दैट साइन थीटा इसके बराबर। अच्छा ये बताओ तुम 5 थीटा तुम कैसे निकालोगे? जस्ट आस्किंग। थीटा निकालोगे और 5 से गुणा करोगे? ऐसा तो नहीं कि साइन 5 थीटा का कोई फॉर्मूला लगाओगे, नहीं, क्योंकि यहां पर थीटा यहां से निकलेगा और थीटा निकाल के हम क्या करेंगे? 5 गुना कर देंगे। अच्छा ये बताओ यहां पर जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड आएगी या नॉन स्टैंडर्ड आएगी? स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी, क्योंकि वरना तो हम पहचान नहीं पाएंगे। हमें साइन 52 डिग्री की वैल्यू थोड़े ना पता है, इंसान है हम लोग, एलियन थोड़े ना है यार। ठीक है अब देखो यहां पर जो वैल्यू लिखी है मैं इसके थीटा निकालूंगा। ये 5 थीटा है तो थीटा कितना होगा? 5 चौके 20, 225 है, 5 चौके 20, 5 25, 5 3 15, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। अब तुम ये बताओ कि तुम इसमें से कौन सी वैल्यू पहचान पाओगे? जरा बताओ कौन सी वैल्यू पहचान पाओगे कि थीटा है? सच बताना। दूसरी वैल्यू बी। इसके अलावा यार 42 डिग्री, 37 डिग्री और 54 डिग्री पहचानना मेरे लिए आसान काम नहीं है क्या तुम्हारे लिए आसान? मेरे लिए तो नहीं है। क्लियर? तो बस बी ऑप्शन हो गया। देखो हमने कुछ किया ही नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंपली लॉजिक। इट्स नॉट मैथ्स, इट्स नॉट मैथ्स। आई एम सिंपली सेइंग जिसने भी सवाल बनाया होगा उसने थीटा निकाल के 5 से गुणा करने को बोला होगा। लेकिन सवाल यह है कि साइन थीटा अगर इसके बराबर है तो हम पहचान क्या पाएंगे? हमारी औकात 42 डिग्री, 37 डिग्री और 54 डिग्री को पहचानने की नहीं है। हम वैल्यू नहीं जानते इसकी, कहां से पहचानेंगे? हम 45 डिग्री पहचान सकते हैं बस। अगर ऑप्शन में कहीं 60 भी दिया होता तो मैं सोचता, है ही नहीं है, क्या करें? मार्क कर दो भी। ठीक है एनीवे, मुझे पता है कई लोगों को ऐसे मेथड से बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि ये एग्जामिनर का सम्मान नहीं किया जा रहा है। ठीक है तो उन लोगों के लिए एक मेथड sin 2x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x और यहां पर है tan 2x sin x, sin 2x नहीं, राइट सॉरी। अच्छा कितने लोगों को sin 3x पता है? क्या होता है? 3 sin x माइनस sin क्यूब x। अच्छा कितने लोगों को cos 3x पता है? cos क्यूब x माइनस
3 cos x ऐसा होता है क्या, या कहीं 4 भी लगा होता है, कहीं 4 भी होता है ना, 4 कहां होता है, जो कोई कह रहा है 60 होता तो, अरे सिद्धार्थ मैंने खुद बोला कि 60 होता तो हम ये काम नहीं कर पाते, राइट, हम कोई एलियन थोड़े ना है कि तब भी हम 45 लगा देते। ऑप्शन सिलेक्शन इज ऑलवेज थ्रू लॉजिक, तो हमारा लॉजिक काम नहीं करता, समझ में आई मेरी बात की नहीं, तब हमें कुछ और करना पड़ेगा। बट सवाल ये कि क्या एग्जामिनर ने इतना सोच के ऑप्शन बनाया होगा, दैट्स द क्वेश्चन। वो लोग क्या करते हैं, एक करेक्ट आंसर देखते हैं 225 है, 225 करेक्ट आंसर है, उसके आसपास 4 आंसर डाल देते हैं, और क्या करते हैं, यही तो करते हैं। तो अगर इतना वो सोच के बनाएगा तो इज्जत देंगे उसको, नहीं बनाएगा तो नहीं देंगे। यहां क्या होता है, ये फॉर्मूला सही है क्या, नहीं, यहां 4 भी होता है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे sin 3x प्लस sin x चाहिए, जो कि क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, तो एक sin x जोड़ दो आप, तो यहां पर क्या मिलेगा, 4 sin x कॉमन हो जाएगा तुम्हारा, देखना ध्यान से, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। सिमिलरली अगर आप यहां पर cos x जोड़ दोगे cos 3x में, तो 4 cos x तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी व्हाट विल हैपन, जस्ट आस्किंग यू। इस एक्सप्रेशन में भी मैं क्या कर रहा हूं, cos 3x में मैं cos x जोड़ रहा हूं, तो मैं अगर इसमें भी cos x जोड़ रहा हूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 4 इंटू cos x, सॉरी यहां पर आपका वैल्यू लिख रहा हूं 4 इंटू cos क्यूब x माइनस 2 cos x। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, इफ एनीवन हैविंग यू कैन आस्क मी। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका 2 cos x कॉमन हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, है ना। क्या आप पहचानते हो कि ये 2 cos स्क्वायर x माइनस क्या है, तो आप कहोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर हम देखें ध्यान से तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये cos 2x के बराबर होती है, तो ये हो गया 2 cos x इंटू cos 2x, ठीक। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 sin x, जो ये वाली वैल्यू है ध्यान से देखना, 4 sin x, और यहां से निकलेगा cos स्क्वायर x, तो मैं लिख रहा हूं 4 sin x इंटू cos स्क्वायर x। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, देखना ध्यान से, तो ये cos x और cos x कैंसिल होगा, ये 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। जो वैल्यू आपके पास है 2 sin x cos x, इसको हम कहते हैं sin 2x, नीचे जो वैल्यू है इसको बोलते हैं cos 2x, अब ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी tan 2x। तो कुल मिला के इतनी कहानी करने के बाद हमको मालूम चला कि ये जो वैल्यू होती है tan 2x होती है। अब भलाई इसी में है कि एग्जाम में ये तो तुमसे होने वाला नहीं, रट लो इसको, यू हैव टू जस्ट मग इट अप, रट लो भाई इसको, कि जो वैल्यू मुझे दी है ना, sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, ये वैल्यू मेरी tan 2x के बराबर होती है, ये रटना पड़ेगा आपको, वरना इतना कौन करेगा एग्जाम में। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगी और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अभी मैं आपको तरीके कई बताऊंगा, चिंता मत करो। a की वैल्यू जब 2 आई तो यहां हो गया, आप कहोगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू a की वैल्यू 2 हो गई, तो 1/8, 1/8 का क्यूब रूट तुम्हें पता है, तो आप कम से कम 3 हटा सकते हो, 2 बचेगा। थीटा क्या आ गया तुम्हारा, 45 डिग्री आ गया, थीटा 45 डिग्री आ गया, तो 5 थीटा कितना हो गया, 225 डिग्री। ये प्योर ट्रेडिशनल मेथड है, बट ये जान का खतरा है यहाँ पर, देख लो आप, मुझे तो लग रहा है कि आपको पता नहीं लग रहा है कि नहीं। नाउ अब कहोगे आप ये भी नहीं करना है, ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं करना, और कुछ बताओ। और कुछ बताने का फिर तरीका ये भैया कि x को रख लो 30 डिग्री। यहां पर ये क्लियर है कि मेरा जो आंसर है वो x पर डिपेंडेंट नहीं है, x कहीं थोड़े ना आंसर में है, राइट। तो ये कहने का मतलब है a की वैल्यू जो है x पे डिपेंडेंट नहीं है। a अगर x पे डिपेंडेंट होगा तो सिंप्लीफाई होकर थीटा की वैल्यू 45 40 ऐसे नहीं निकलेगा, राइट। तो आप यहां पर क्या करना, a की वैल्यू को 30 डिग्री रख लेना। 30 क्यों बोल रहा हूं, 45 क्यों नहीं बोल रहा हूं, 45 रखने पे 90 हो जाएगा, कांड हो जाएगा, ठीक है, कर नहीं सकते। x को 0 रखोगे क्या, 0/0 बनेगा, कांड हो जाएगा, नहीं रख सकते। तो क्या करोगे फिर, 30 और 60 में से जो रखना है रख लो, 30 रख लो, ठीक है। 30 रख के a निकाल लो, 2 ही आएगा, a की वैल्यू 2 ही आएगी, 30 रख लो, आ जाएगा फटाक से। ये tan 60 है, √3 बनेगा, और आपने x को कितना रखा, 30 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, और ये बनेगा cos 30, ये √3/2, और इधर है 2, यहां पर sin 30 sin 90 1 + 1/2 3/2, कैंसिल होके 2 आ गया कि नहीं आ गया। a को 30 डिग्री रख लो, सॉरी x को 30 रख लो, नॉट a, x को 30 डिग्री रखोगे,
ए तुम्हारा 2 आ जाएगा, और ए तुम्हारा 2 आ जाएगा तो यहां रख के आंसर निकाल लो। तो ये कर लो, ये तो नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कुछ ज्यादा ही सवाल को मैंने समझ दे दिया, बट जरूरी था। इन द गिवन फिगर AC जो है D के पैरेलल है और CAB एंगल 63 डिग्री है। देखो ये डायग्राम जो है ना छोटा सा बना है, मैं इसको इधर तमीज से बना देता हूं बड़ा सा, कि तुम्हें दिखे कम से कम। ये कह रहा है इसके पैरेलल है, ठीक है, और कह रहा है ये जो एंगल है ना ये 63 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है CAB, बिकॉज दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B, और ये पॉइंट आपका दिया हुआ है E और ये पॉइंट दिया हुआ है D। अब देखो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या है ये कहलाता है ट्रांसवर्सल। तो ये अगर 63 डिग्री है तो ये मिल जाते हैं अल्टरनेट एंगल, ये भी होगा आपका 63 डिग्री। पहली चीज लिख दिया मैंने। साथ ही साथ एक चीज और बताओ आप मुझे, एक चीज और बताओ कि क्या ये लाइन भी ट्रांसवर्सल है? यस, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो अगर मैं इस एंगल को लेट से बोल देता हूं कुछ भी, जो कि एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां इसको एक्स बोला, इसको वाई बोला है, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये भी आपके अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, और ये वैल्यू आपकी क्या है? वाई है। अब एक बात बताओ मुझे कि क्या आपकी x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता चल गई? x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता चल गई कि नहीं चल गई? यस, x प्लस वाई कितना हो गया आपका? 180 माइनस 63, ये मालूम चल गया मुझे। इफ आई वॉन्ट टू राइट x प्लस वाई आई कैन, बट द क्वेश्चन इज नॉट दिस। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है ट्वाइस ऑफ एंगल ABE, तो ये तो डबल इसका निकाल लेंगे, 126 हो गया। हाफ ऑफ एंगल ABC, मुझे y की वैल्यू चाहिए तभी हम y का हाफ निकाल पाएंगे। मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि y की वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट इज द क्वेश्चन आई हैव। तो आपको बताना है कि y की वैल्यू कैसे निकलेगी। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ y? y कैसे निकलेगा? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। y निकाल दो, आंसर आ चुका है। बट अगर y नहीं निकलेगा तो आंसर नहीं आएगा। y कैसे निकलेगा? क्विकली बताओ। ये 63 है तो हमने बोल दिया कि देखो ये 63 होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, राइट। हमने ये भी बता दिया तुम्हें कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 180 माइनस 63 होगी। यहां भी किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आई एम आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री। इफ यू निकालो x देन यू विल फाइंड y, बट x निकलेगा कैसे? x कैसे निकलेगा? किसी के पास, किसी को वो चीज दिख रही है जो दिखनी चाहिए। 3x जो है वो 63 के बराबर है। कैसे 3x 63 के बराबर कैसे? थ्री इंटू गिवन है। कहां 3 इंटू गिवन है? यस, ये जो वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखो तो यहां 3x लिखा हुआ है। सो कुल मिला के ये वैल्यू अगर 3x है तो x आपको पता है कि नहीं 21 डिग्री? यस। और अगर तुम्हें x पता है कि तुम्हारा x 21 डिग्री है तो क्या तुम्हें y पता है? y तुम्हारा है 180 माइनस 63 माइनस 21 डिग्री। डज इट मेक सेंस और नॉट? क्लियर है? सो अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 84। 84 अगर माइनस होगा तो y आपका 96 हो गया। तो जो आपको निकालना है इसका ट्वाइस ऑफ 63 प्लस 96 बाई 2 यानी 48। तो 126 प्लस 48 अगर निकालूंगा मैं तो कितना आएगा? 174 डिग्री आ रहा है आपका। तो आंसर इज गोइंग टू बी बी, 174 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? मुझे तो फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। अच्छा, 6 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है? पहली बात तो नंबर क्या होना चाहिए? इवन एंड डिविजिबल बाई 3। कोई भी इवन नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कौन सा नंबर, पहले तो इसको काट दो क्योंकि ऑड नंबर है। इवन नंबर जो 6 से डिवाइड हो रहा हो, जो 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो 2 1 3 7 2 9 और 8, तो ये इसका सम ऑफ डिजिट्स जो है, डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, गलत हो गया। 7 6 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21 और 6 27। ये हो सकता है क्योंकि इसका डिजिट सम मेरा डिवाइड हो रहा है 3 से, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये ना हो। ठीक है, क्या ये होगा? ये नहीं होगा। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे भी अगर ऐसा हुआ तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये होल्ड नहीं है, ये करेक्ट है। जैसे ही कोई इवन नंबर मुझे 3 से डिवाइड होता हुआ दिख गया तो वो 6 से डिवाइड हो रहा है, मैं आगे ऑप्शन में क्यों जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। 2 ऑप्शन थोड़े ना सही करने, मुझे एक करना है, हो गया, मिल गया, करेक्ट। अगला सवाल देखें।
अत्यंत ही भयावह सवाल, इतना बड़ा प्रपोर्शन दिया है तो कह रहा है वहां से y निकालो, और y निकालने के बाद कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x सच दैट x, अच्छा y निकाल के यहां रखो फिर x निकालो, और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, कैसे जान बचेगी मैं बताता हूं। लेट्स सी, क्या हमारी जान बच सकती है? नहीं, बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती है। आपको ये पता है कि ये प्रपोर्शन होता है, और अगर ऐसा होता है तो AD बराबर BC होता है। अच्छा, जब दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा हो तो क्या यूनिट डिजिट सेम होनी चाहिए? यस, लेट अस सी इज इट पॉसिबल और नॉट। तो आपको पता है ये जो 9 है ये y से गुणा होगा तो वही यूनिट डिजिट आएगी जब ये 9 इससे गुणा होगा। तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि y जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 7 है अंत में? क्योंकि यहां देखो 9 है और यहां अगर 7 है, सॉरी यहां 9 है और यहां पता नहीं है, यहां 9 और 7 है, तो यहां भी 9 और 7 होना चाहिए, तभी अंत में यूनिट डिजिट सेम होगा। तो क्या y के अंत में 7 आएगा? यस। अब मैंने कहा y का यूनिट डिजिट 7 होगा, पहले क्या है पता नहीं। अब देखो 8 और 7 का गुणनफल कितना होगा? इसका गुणा आएगा आपका 6। अगर ये 6 आ रहा है और यहां मेरे पास 2 है, तो जो x की वैल्यू है उस x की दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अंत में 3 आए तो भी 6 मिल सकता है और अंत में 8 आए तो भी 6 मिल सकता है। तो क्या आंसर 8 होगा? 38। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? और अंत में 8 जिसमें लिखा हुआ है वो एक ही ऑप्शन है, इसलिए करेक्ट हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट प्लीज? अब देखो इसमें आप फंस सकते थे अगर एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होता जिसके अंत में 3 है, पर ऐसा ऑप्शन है नहीं, ऐसा ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। क्लियर है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राइट, सो इट्स जस्ट ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। और मैं आपको एक खास बात बताता हूं, अंडरस्टैंड दिस, this question is not created by me, and I guarantee you this is created by my team who also doesn't know I will solve this question like this. That's my guarantee. I know my team. Sometimes I surprise them like this. That's how examiner create questions, right? वो भी questions ऐसे ही बनाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उनके सवालों के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, सो व्हेन समबडी नोज कि ऐसा कोई बच्चा कर सकता है, तब वो ऑप्शंस ऐसे डालेंगे, तब वो ऑप्शंस ऐसे डालेंगे कि तुम डिसाइड ना कर पाओ। बट नॉर्मली मैं बता रहा हूं, मेरी जो कंटेंट टीम है वो बहुत पावरफुल टीम है, सेलेक्टेड लोग हैं, बहुत बहुत सेलेक्टेड लोग हैं। समझ में आया कि नहीं? तो उन्होंने एक सवाल बनाया है, उन्होंने एक प्रॉपर एक सवाल क्रिएट किया है, जैसे एग्जामिनर बनाता है। एग्जामिनर बनाता है कि भाई दिस अपॉन दिस किया, दिस अपॉन दिस करके उन्होंने इस वैल्यू को इस वैल्यू का एक रेशियो निकाला और इसका इसका रेशियो उन्होंने सेम रखा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, y की वैल्यू निकलेगी और वो y की वैल्यू को डाल के x की वैल्यू निकलेगी। ऑलराइट, क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू गेट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? दैट आंसर इज गोइंग टू बी दिस 38। सो जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो अगेन आई एम सेइंग कितना रीजनिंग और लॉजिक लोग रखते हैं, ओके, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग दैट दे आर टेस्टिंग यू ऑन द यूनिट डिजिट और नॉट, दे आर जस्ट टेस्टिंग यू ऑन ए कॉन्सेप्ट कि प्रपोर्शन यूज करते हैं और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, बट दैट क्वेश्चन कैन बी डन सो इजिली इफ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक। क्लियर? अब आप मुझसे पूछो कि ये सवाल सॉल्व करना हो तो कैसे हो? कोई कमाल नहीं है, डिवाइड करो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसमें मदद। ठीक है, आई कांट डू एनीथिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 4199 यहां पर दिया है, यहां पर आपको 39 दिया है, ये बराबर करो 6137 अपॉन y। क्लियर? अब ये डिवाइड करो, अब देखो ये किससे कटेगा, राइट? किससे कटेगा? अब जैसे यहां 13 दिख रहा है मुझे, सो जाहिर सी बात है y सिंप्लीफाई होके कुछ आएगा। अगर y सिंप्लीफाई होके कुछ आएगा तो मुझे किसी ना किसी नंबर से तो काटना पड़ेगा ना। तो मे भी 13 से काटो, 13 से काट के देखो, है ना, ये कट रहा है क्या? 13 तिया 39 हुआ, 13 तिया 39 हुआ, 2 बचा, 13 दूना 26 हुआ, 13 तिया 39 हुआ, देखो कटा। ठीक है, इसको काटने के बाद फिर अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? मुझे y की वैल्यू चाहिए, अब मुझे इसको काटना पड़ेगा। तो देखो ये जो वैल्यू दिख रही है इसका अगर मैं डबल करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 323 इंटू 20 करो,
323 इंटू 20 अगर आप करते हो तो 32 दूना 64, 32 दूना 64 हुआ और ये वैल्यू 6 हुई, 64 60 हुआ, बट ये आगे निकल गए। अच्छा आगे निकल गए तो इसमें जरा 323 माइनस करके देखो, 61 37 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जब इससे काटूंगा तो ये 19 गुना होगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 57 होगी। y की वैल्यू कितनी होगी? 57 होगी। अब y की वैल्यू अगर 57 होगी तो मैं जाके यहां रखूंगा, तो देखो अब वैल्यू क्या मिली, x बटे 6188 बराबर 57 बटे 9282। अब अगेन आपको पूरा प्रयास वही करना है डिवाइड करने का। अब अगर ये 57 तुम्हें दिखा तो कोशिश करो कि इसको 57 से डिवाइड करो या पहले 3 से डिवाइड करो। 9 2 11, 8 19 और 2 21, 3 से पहले डिवाइड कर लो, 19 हो गया। 3 से अगर मैंने डिवाइड किया इसको तो 30 3 90 हुआ, फिर 9 27 हुआ, ये हुआ। फिर इसको देखो कि क्या ये 19 से डिवाइड हो रहा है, सिंप्लीफाई होना है तो डिवाइड होना चाहिए। सो 19 से अगर हम इसको डिवाइड करें या 19 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो मे बी इन दोनों का आपस में डिवीजन होगा। तो यस, ये देखो इसका डबल है, साफ साफ लिखा हुआ है। 19 से डिवाइड नहीं करना है, आपको देखना पड़ेगा। 3094 का डबल लिखा हुआ है ये। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 38 हो गई। सो कहने का मतलब यह है, जैसे आप मेरी बात करो, लेट मी टेल यू, अगर ये लॉजिक काम ना करे तब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन स्किप करना नहीं, स्किप करना सही नहीं। से दैट वी हैव टू गेन कॉन्फिडेंस ऑन कैलकुलेशन, नोबडी कैन सॉल्व इट फास्टर देन यू। Look, when I write CAT exam, so what is my strength? My strength is one, logic. Second, my strength is calculation. So even if I am not aware of the कि pattern क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैं अगर कभी पेपर में बैठ जाऊंगा CAT में, I'll score really high percentile that will range somewhere between 99.9 to 100. ठीक है, क्वांट में, DI में, अंग्रेजी sometimes it varies, right? 95 to 100 percentile के बीच में रहता है। But what I'm trying to explain you is simply this, कि because I have a good command on calculation, तो अगर इस सवाल को मुझे कैलकुलेशन से भी करना हुआ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे तेज कर लूंगा। ठीक है, तो जब डिवाइड करने की भी बात आएगी तो मैं डिवाइड कर लूंगा। आपको करके दिखा दिया ना मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, so the simple concept of unit digit you can use to get the answer, because otherwise it's complex. If that does not work, then you have to go traditionally and solve it. अब आप सवाल ये मुझसे जरूर पूछ सकते हो कि सर यूनिट डिजिट काम नहीं करता तो उतना वाला समय बर्बाद नहीं हो जाता? तो मैं कहूंगा अगर काम करता तो तुम्हारा कितना समय बच जाता? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो कभी ये रीजन मत बनाओ कि यार यूनिट डिजिट हो सकता है ना चले तो एग्जाम में फिर हम सीधा यही करेंगे, वो बेवकूफी है। आप 10 सवालों में ट्राई करोगे, मे बी 2 सवालों में ना चले, 8 सवालों में चल जाए, 4 सवालों में चले। सो मेरा स्ट्रेंथ क्या होता है कि मैं जहां मौका होता है वहां समय बचा लेता हूं और जहां मौका नहीं होता है वहां उसी समय को दे देता हूं। सो आई एम एबल टू सॉल्व पेपर कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पेपर हो। तो कैलकुलेशन पे भी होल्ड लो और लॉजिक तो यार होना ही चाहिए। ए पर्सन परचेजेस 35 आइटम्स एट ₹8 ईच, ही सेल्स ए पार्ट एट 23% प्रॉफिट and the remaining at 7% loss. The net profit is 5% in this transaction. The number of items he sells at a profit is। बहुत सरल सवाल है यार ये। यहां कह रहा है 23% है, यहां -7% है और ओवरऑल कह रहा है 5% है। तो हम करेंगे क्या, हम निकालेंगे ये 23 - 7 और मिलेगा 5। 23 - 5 कितना हुआ? 18, 12, 2:3। ठीक है, क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ आइटम्स ही सेल्स एट ए प्रॉफिट। प्रॉफिट पे इसको बेचा है तो लॉस पे गया है। 2:3, तो आप कहोगे 2/5 × 35। 40% चीजें उसने क्या किया, प्रॉफिट पे बेचा है। 35 का 40% 14 होगा, ये ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? आंसर इज व्हाट? 14। 2 की पावर x बराबर 8 की पावर y बराबर 32 की पावर z। आपको बताना क्या है कि x y z 225 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा सवाल है। आपको कहना है 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3y बराबर 2 की पावर 5z। सो x हो गया 3y बराबर 5z के। अगर इसको 15 के बराबर मान लो तो x y z का रेशियो पता है क्या आएगा आपका? 15:5:3। आपको x × y × z का प्रोडक्ट दिया, तो मैं अगर इनका प्रोडक्ट निकालूं तो 15 × 5 = 75, 75 × 3 हो गया 225 के क्यूब।
ये ध्यान रखना, जो मल्टीप्लायर है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो k क्यूब बनेगा यहाँ पर। बट क्वेश्चन में ये वैल्यू 225 के बराबर दी है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, k का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x y z की जो वैल्यूज हैं वो यही है, 15 5 3 ही है। सो अगर ये 15 5 3 है तो यहाँ 6 लिखो, यहाँ पर हो गया 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/15। क्लियर है? तो सिंपल हो गया आपका एलसीएम, यहाँ पर हो गया 30 अगर आपका एलसीएम हो गया। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है सुपरमॉक्स प्रो, उसमें भी आपको सुपरमॉक्स ऐप लेना है या supermox.com पे जाना है, और वो भी कोड है आपका होली है कोड, और ये आपको मिल जाएगा 199 रुपीज में। इसमें CHSL के टेस्ट है जो अभी एग्जाम होने वाला है। सो अब एक चीज आप समझ लो कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि 6 इसको काटेगा तो 5 ही बनेगा। देखो 30 अगर एलसीएम हो गया तो ये तीनों तो गलत हो गए, सीधा यही आंसर लगा दो, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलवेज कीप एन आई ऑन द ऑप्शन, व्हाट्स पॉसिबल व्हाट्स नॉट पॉसिबल। तो यही आंसर लगा दिया मैंने, बट फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो करो। 2 3 2 3 2 5 2 7 6 42, सॉरी 3 2 5 2 7 5, बी ऑप्शन। फाइन, अगला सवाल। यार ये टेबल तुमको दिख रही होगी क्या? दिख रही है क्या स्क्रीन पे टेबल? सही बताना ईमानदारी से, वरना मैं क्या करूंगा ना, सवाल बड़ा करूंगा। तो कुछ 5 साल दिए हैं, 5 तरह के अनाज दिए हैं, मेज, सुगर केन, व्हीट, बाजरा, बार्ले, और कह रहा है हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ MSP ऑफ बाजरा ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन विच ईयर। तो चिंता मत करो, अगर नहीं दिखेगा तो मैं इसको ना जूम करूंगा। दिख रहा है सवाल कि नहीं? जल्दी बताओ, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो हाईएस्ट MSP में इंक्रीज बाजरा में, पहला सवाल जो है वो बाजरे के रेस्पेक्ट में है, कितना हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है किसी भी साल में प्रीवियस ईयर की तुलना में? 17 18 19 20 ऑप्शन है। ये देखो, एक कह रहा है दिख रहा है और एक कह रहा है नहीं। किसकी बात मानूं मैं? बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि तुम्हें नहीं दिख रहा है। अरे यार आजा। तो बेसिकली सवाल क्या है ना, मैं बताता हूं। बोले सवाल देखो, सवाल ये था इस सवाल में कि भैया ये MSP दिया हुआ है 16 17 18 19 20 का, मक्का, गन्ना, व्हीट, बाजरा, जौ। अब ये कह रहा है कि MSP की जो प्राइसेस दी हैं ये है तुम्हारा साल, बाजरा के बारे में बात कर रहा है पहला सवाल में। कह रहा है बताओ किसी भी साल में पिछले साल की तुलना में मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज बाजरे के दाम में किस साल में हुआ है। अब देखो, इन सवालों को कभी भी एब्सोल्युटली नहीं करना होता है। ये गलती कभी मत करना कि बैठ के लग गए कैलकुलेट करने, समय की घोर बर्बादी होती है। हमेशा जब परसेंटेज इंक्रीज आपको हाईएस्ट निकालना है तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलता है, डिफरेंस अपॉन बेस इनटू 100, यही परसेंटेज इंक्रीज होता है ना। सो लेट अस सी एंड यू विल गेट ए हिंट। यहां 50 का चेंज है, यहां 150 का चेंज है, ध्यान से देखना। यहां चेंज कितना है? आप कहोगे 525 का चेंज है। यहां पर चेंज कितना है? आप कहोगे यहां पर ऑलमोस्ट 100 का चेंज है। जस्ट सी क्लियरली। आप मुझे बताओ कि डिफरेंस हाईएस्ट कहां पर है? यहां पर है ना, और बेस भी छोटा है, तो जो कंपटीशन है वो इनसे तो है ही नहीं है। कंपटीशन या तो देखो ये हाईएस्ट होगा 5/14 या फिर 1/13। अब 5/14 जरा तुम सोचो तो आप कहोगे 14 चौको 56 या 14 3 42, 30% से ज्यादा है। और एक ये 100/13 अगर तुम निकालोगे तो 6% के आसपास है। तो ये वाला इंक्रीज डेफिनेटली हाईएस्ट है। तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा है और डिनोमिनेटर भी सेकंड छोटा वाला है, सेकंड छोटा वाला है, ये सेकंड लोवेस्ट। लेसर डिनोमिनेटर हायर इंक्रीज, लेसर डिनोमिनेटर हायर इंक्रीज अगर हम बात करेंगे तो यही आंसर होगा ना। तो 2018 में सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज है बाजरा में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2018। समझ में आया कि नहीं? कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन करना घोर बर्बादी है समय की। जब भी हाईएस्ट या लोएस्ट परसेंटेज देखना होता है देन यू नीड टू जस्ट कंपेयर। बिग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज ऑल्सो स्मॉलर विल गिव यू हाईएस्ट परसेंटेज चेंज। 1300 में लोवेस्ट डिनोमिनेटर था बट परसेंटेज चेंज भी 100 था। 1/13 की वैल्यू 7% के आसपास होती है और यहां 5/14 है जो कि 30% से ज्यादा है। हो गया आंसर हमारा कौन सा। और नीचे वाले गलत इसलिए हैं कि यार न्यूमरेटर एक तो अत्यंत ही छोटे हैं और डिनोमिनेटर है बड़ा। ओके, आगे बढ़ें, अगला सवाल देखें।
देखो अगले सवाल में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ शुगर केन 2020-2016। शुगर केन, अच्छा अब ये मैं डायग्राम बड़ा नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा क्या क्या वैल्यू है। ये शुगर केन कह रहा है 2016 में शुगर केन की वैल्यू क्या है, ये 230 यहां दिया है, और 2020 में जो यही वैल्यू है ये आपकी है 290। इसमें परसेंटेज चेंज पूछा है। जरा एक बार बताओ ये परसेंटेज चेंज कितना दिख रहा है आपको, 30 से 90 60 का चेंज हुआ। आप बताओ 60 का चेंज 230 के ऊपर इज इक्विवेलेंट टू 6 का चेंज 23 के ऊपर। अच्छा 6/24 होता तो 25% होता कि नहीं होता, पर ये 6/23 है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा है तो मेरा परसेंटेज इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा। 25% से थोड़ा सा बड़ा कौन है, बी ऑप्शन। नो नीड टू कैलकुलेट, जस्ट मार्क द आंसर, राइट। डीआई के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं अगर आपको अप्रोक्सीमेशन आता है तो। यहां 60 का चेंज है 230 के ऊपर इज इक्विवेलेंट टू 6 का चेंज 23 के ऊपर। अगर 6 का चेंज 24 के ऊपर होता तो 1/4 होता, 25% होता। ये थोड़ा कम है बेस, कम बेस पे परसेंटेज चेंज थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा कम तो थोड़ा ज्यादा, 25 से थोड़ा ज्यादा क्या होगा 26। अब कई लोग इसको डिवाइड करने में मस्त हो जाते हैं, डिवाइड करने में मस्त हो जाओगे तो क्या होगा, पस्त हो जाओगे एग्जाम में। अच्छा अब ये सवाल देखिए बड़ा सही है, कह रहा है आपसे कि बताओ जो एवरेज एमएसपी होगा, एवरेज एमएसपी होगा मेज का, मेज मतलब मक्के का एवरेज एमएसपी, वो आपसे पूछ रहा है कि गिवन पीरियड में कितना होगा। ये है मक्का, इसका एमएसपी निकालना है, जूम कर देता हूं फिर निकालते हैं एमएसपी बैठ के। दो वैल्यू 1600 है, एक वैल्यू 1500 है, एक वैल्यू 1700 है, ठीक है। अब देखो इसका एवरेज निकालना है, दो तरीके हैं, या तो तुम सीधा जोड़ के डिवाइड कर दो। सीधा कैसे जोड़ोगे, देखो ये 65 और 25 आपका होता है 90, और 90 और 110 हो गया 200। 13 14 27 17 44 17 61 और 18 हो गया 79, और 200 जोड़ोगे 8100/5, 1620 आंसर हो गया, आपने डिवाइड करके निकाल लिया। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 है कि आप किसी को एवरेज मान लो। आपने कहा मैं मान लेता हूं मेरा एज्यूम्ड एवरेज क्या है 1700, और डेविएशन निकालो, ठीक है। अब आप कहोगे 1700 के रेस्पेक्ट में ये जो नंबर है मेरा 1365, ये कितना कम है। सो आप कहोगे ये कम है मेरा सीधा सीधा 335 कम है, राइट। 300 कम करोगे कितना आएगा 1400, फिर 35 और 1425 कितना कम है, आप कहोगे 200 कम है और 75 कम है। ये वैल्यू तो जीरो डिफरेंस रखती है, ये वैल्यू +60 है, और आपका ये वैल्यू कितना है +150 है, तो ये 210 हो गया। और इस वैल्यू को अगर आप जोड़ोगे तो 3 2 5 6 110 आ गया, आया कि नहीं आया। अब आप कहोगे यहां 110 है, यहां 610 है, नेट डिविएशन जो बना वो बना 500 माइनस में, कुछ गलती करी है मैंने, ये 210 है, सॉरी भाई मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। तो ये 210 है, तो ये वैल्यू हो गई -400 का डेविएशन, 5 लोगों में बांट दो तो ये हो गया 5 8 40, 1700 - 80 कितना हो गया 1620। सीधा सम कर सकते हो सीधा कर लो, सीधा नहीं कर सकते हो तो ऐसे कर लो, और आंसर लगा दो कि 1620 मेरा करेक्ट उत्तर है। कितने लोगों को समझ में आ गया है ना। जस्ट इट्स अबाउट कैलकुलेटिंग फास्टर। लुक एट दिस सवाल, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एमएसपी ऑफ व्हीट एंड एवरेज एमएसपी ऑफ बर्ले। सो एवरेज एमएसपी किसका, व्हीट का और बर्ले ये जौ का, एवरेज एमएसपी का डिफरेंस निकालना है। मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया है, आपको याद है कि डिफरेंस निकालना है एवरेज का, डिफरेंस ऑफ एवरेज इज एवरेज ऑफ डिफरेंस अगर नंबर ऑफ आइटम सेम होते हैं तो। सो क्या था, व्हीट और बार्ले था, तो ये देखो तुम्हारा व्हीट और यह तुम्हारा बर्ले। सो हमें एवरेज का डिफरेंस निकालना है, तो हम डिफरेंस का एवरेज निकालेंगे। सो आप कहोगे देखो यहां डिफरेंस कितने का है 300 का है, प्लस यहां 1735 है, और ये वैल्यू कितना है 1410 है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। तो आप कहोगे 14 और 17 कितना हुआ 31, सॉरी ये वैल्यू कम है ना, तो मैं ये कह रहा हूं ये ज्यादा है तो इसकी तरफ चल रहा है, ठीक है। तो कितना होगा ये, आप कहोगे 325 जुड़ेगा, ये कितना है आपका 400, 1440 1840 400, यहां कितना अंतर है 390,
300 325 400 400 390, ठीक है, यही होगा। तो ये हो गया डिफरेंस, और उस डिफरेंस का मैं एवरेज निकाल रहा हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो जरा जोड़ो और बताओ कितना आ रहा है भैया। सो आप कहोगे कि देखो ऐसा है, इसको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो। तो आप सीधा पहले जोड़ दो इसको। सो आप कहोगे 400 में 10 कम है, ये 10 यहां से एडजस्ट कर लेते हैं तो 15 बन जाएगा लास्ट में। 4 3 12, 12 3 15 और 3 18, 1815 बजा 5, तो ये हो गया 5 3 15, 5 छक्के 30, 5 3 15, 363। यहां भी होगा करेक्ट। तो डिफरेंस ऑफ एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ डिफरेंस इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज सेम, ठीक है, फाइन। चलो ये हो गया, डी हो गया। अब देखो सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है। इसमें आपने मेल्टिंग के नंबर ऑफ स्फेरिकल मेटालिक बॉल्स, डायमीटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज नीडेड। अब यार ये सवाल तो कुछ भी नहीं है इसमें। आप कहोगे पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच बराबर होगा n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर का होल क्यूब। पाई से पाई कटेगा, राइट, और क्या होगा, ये वैल्यू हो गई 8, 8 से 8 कट गया, ये हो गया 48 इंटू 3/4, वैल्यू एन की आ गई 4, 12, 12 3 36। एन की वैल्यू कितनी हो गई 36। वॉल्यूम को बराबर कर दिया। एन स्फेरिकल वॉल्स का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू एक सिलेंडर जिसको पिघला दिया तुमने, आंसर हो गया तुम्हारा 36। इसकी वैल्यू तुमसे पूछिए, बताओ किसके बराबर है, हाउ विल यू फिगर आउट। ये वैल्यू क्या होगी, 7 - 4√3 का जो रेसिप्रोकल अगर लेते हो तो ये 7 + 4√3 बनता है, तो ये हो जाएगा 7 + 4√3 का होल स्क्वायर। और वो 7 + 4√3 का जब रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको 7 - 4√3 बोलता है। इसका होल स्क्वायर जब करोगे जो 2ab वाले टर्म्स हैं वो कट जाएंगे, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 7 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो कि 48 और 49 मिला के कितना देते हैं आपको 97 × 2। 97 × 2 तुम्हारा होता है 194, और 194 आपका लिखा हुआ है ऑप्शन सी, दैट्स करेक्ट। क्लियर है, ओके। इसमें समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 81 sin स्क्वायर ए प्लस 89 cos स्क्वायर ए बराबर 87, और 67 cos स्क्वायर बी प्लस 73 sin स्क्वायर बी बराबर 70। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर 3b। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, उसको निकालने के लिए कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि यहां से 81 sin स्क्वायर ए है, यहां से 81 cos स्क्वायर ए इसको दे देंगे तो मिलकर हो जाएगा 81। जो वैल्यू बाकी बचेगी वो क्या होगा, आपका 8 cos स्क्वायर ए बच जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू 87 के बराबर है, सो आप कहोगे 8 टाइम्स cos स्क्वायर ए जो आपका होगा वो 87 - 81 6 के बराबर हो जाएगा। आपका cos स्क्वायर ए कितना हो गया 3/4 के बराबर। ए की वैल्यू आपकी हो गई 30 डिग्री बिना किसी शंका के। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन जो दिया उसमें एक ही साइन दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके ही लगा लेंगे इसको, ठीक है। ए की वैल्यू 30 डिग्री आपकी यहाँ पर हो गई, और वैसे भी यहाँ स्क्वायर स्क्वायर की है तो कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिव भी आना है एनीवे। सो फिर दूसरे एक्सप्रेशन में आप जाओगे, यहाँ 67 है, इसमें से 67 ले लो तो ये 67 हो जाएगा। कितनी वैल्यू बन जाएगी 6 बच जाएगा, 67 और 6, तो ये हो जाएगा 6 sin स्क्वायर बी। ये वैल्यू आपकी हो गई 70। sin स्क्वायर बी आपका कितना हो गया भैया, sin स्क्वायर बी आपका कितना हो गया 3/6, करेक्ट है। 1/2 आ गया। sin बी कितना हो गया 1/√2। बी की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। बी की वैल्यू 45 डिग्री होगी। क्या निकालना है तुम्हें, cot स्क्वायर ए इज cot स्क्वायर 30 इंटू tan स्क्वायर 135। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 45 का मल्टीपल है। cot स्क्वायर 30 क्या होता है √3 का होल स्क्वायर 3, ठीक है। नथिंग शुड ट्रबल यू, सीधा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है यार। ये देखो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB 13 है, BC x है, CD दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, AC बाइसेक्ट BD, तो वैल्यू ऑफ x क्या है, राइट। लेट्स सी, द क्वेश्चन इज अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। और क्या बोला है, कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो AC जो है बाइसेक्ट किसको कर रहा है, BD को, तो BD ऐसे बाइसेक्ट हो रहा है। और क्या क्या दिया हुआ है आपको, AD आपको दिया हुआ है 12, तो ये वैल्यू 12 है। AB आपको कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। व्हाट अबाउट BC, BC आपको दिया हुआ है X। व्हाट अबाउट CD, ये दिया हुआ है 19.5। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का स्टैंडर्ड केस है, इसका मैं प्रूफ आपको नहीं देने जा रहा हूँ। CPO में एक सवाल आया था कभी इसी लॉजिक पे, तो ध्यान रखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर आपका डायगोनल, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो जैसे ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो ऐसे ध्यान से देखो,
राइट, क्लियर। ये अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट को पकड़ो, ये डायगोनल है ना, ये बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका एक एंड पॉइंट पकड़ो, इससे दो साइड्स मिलती हैं क्वाड्रिलेटरल की, इनका जो प्रोडक्ट होता है ए बी इंटू बी सी, ये वैल्यू आपकी इसके बराबर हो जाती है दिस टू सी डी इंटू डी ए। ये सिमिलैरिटी से प्रूफ होता है एक्चुअली, मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी ये करा भी चुका हूं। प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको रिलेशन ध्यान होना चाहिए। सो 13 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 19.5 इंटू 12। 13 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलता है ये आपको, 13 को डिवाइड करोगे अगर तो 13 इंटू 15 होता है 1.5, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 18, ए ऑप्शन। तो ये रिलेशन ध्यान रखना कि जो बाइसेक्टर है उसके एंड पॉइंट पे चले जाओ, एंड पॉइंट से जो दो साइड निकल रहे हैं उनका प्रोडक्ट इधर और इनका प्रोडक्ट इधर इज इक्वल, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल केस में, जब एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है दूसरे से। पी क्यू आर एस कह रहा है 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, कहां पर, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल लिया मैंने, इसमें 4 पॉइंट है, पी क्यू आर एस, कुछ ऐसे बना लो, ठीक है। एक मिनट थोड़ा बनाते हैं ऐसे, ये एंगल ओ क्यू एस बोल रहा है, ठीक है। तो पी हो गया आपका, यहाँ क्यू मान लो, यहाँ कहीं आर मान लो, यहाँ कहीं एस मान लो, लाइक दिस। तो अब क्या करना है, पी क्यू आर एस हो गया, ओ क्यू एस एंगल की बात कर रहा है, ओ क्या है, सेंटर है, हाँ ओ सेंटर है। काम करना है, सबको ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या एंगल का इस्तेमाल इन्होंने किया है नहीं किया है, काइंड ऑफ दैट। कुल मिला के ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या बोला इन्होंने कि जो ओ क्यू एस एंगल है और माइनस आर एस क्यू है, देखो कभी भी जब भी इस तरह से माइनस की रिलेशन दी हो ना तो उसको मत देखा करो, आप रीअरेंज करके ना प्लस बना लिया करो, तो आपको देखना आसान है। एंगल को जोड़ना आसान होता है, घटाने में तो जान निकल जाती है, और वो भी एंगल पता नहीं, एक भी एंगल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, निकालना है सब कुछ। तो आप कम से कम इसको ऐसे लिखो कि देख पाए हम लोग। सो एंगल जो ओ क्यू एस है और ओ एस क्यू है, ये और ये, इसका सम। अब देखो इसका सम कैसे निकलेगा, अगर ये पता हो तो निकल जाएगा। तो मैंने बोला मान लिया कि ये 2 थीटा है, अगर ये 2 थीटा होगा तो क्या इन दोनों का सम 180 माइनस 2 थीटा होगा, यस। तो ये जो वैल्यू है, अच्छा पूछा क्या है, क्यूपीएस पूछा है। अच्छा देखो क्यूपीएस एंगल क्या होगा, सेंटर पे बना हुआ एंगल और सर्कमफ्रेंस से बना हुआ एंगल का रिलेशन आपको पता है, ये हाफ होता है, थीटा निकालना है मुझे। तो इधर जो मुझे वैल्यू मिली, ये मिला 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि इस ट्राइंगल में इन दोनों का सम कितना है, 180 माइनस 2 थीटा। राइट साइड में जाओ, आपसे कह रहा है एस क्यू आर, यानी ये वाला एंगल कह रहा है, और क्या कह रहा है आपसे, आर एस क्यू, ये वाला एंगल। इनको ध्यान से देखते हैं दोनों एंगल को। अगर हम इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं R, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हुआ, साइक्लिक। तो क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, यस। अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 माइनस दिस, क्योंकि ये भी ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, 2 का सम 180 माइनस दिस होगा। तो क्या ये वैल्यू थीटा के बराबर हो गई, क्या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, यस। आंसर कितना हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है, ऑलराइट, मेक सेंस, सरल सवाल है, कुछ नहीं है, सीधा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। आगे, आउट ऑफ 3 numbers the first number is thrice the second number, third number is 4/3 times the first number, if the average of these 3 numbers is 48, then find the difference between the second number and third number। ओरली लगा सकते हो, कुछ नहीं है, 3 नंबर है, पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है तो 3 कर लो, थ्राइस द सेकंड नंबर। और जो थर्ड नंबर है वो इसका 4/3 गुना है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तीनों का एवरेज कर रहा है 48 है, तो 3 1 4 4 8/3, 8/3 किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, 48 को, 48 को करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका हम 1 यूनिट निकाल सकते हैं, कितना होगा, 18 होगा। 1 यूनिट अगर 18 है तो पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर, ये 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18, और 3 इंटू 18 कितना होता है भैया, 54 यानी 54। क्लियर है कि नहीं, डज इट मेक सेंस, या 21। 40% का डिस्काउंट है सेलिंग प्राइस पे, तो डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। सेलिंग प्राइस पे 40% का डिस्काउंट है, ध्यान रखना। तो आपसे क्या कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज जो है प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है, तो बताना है रेशियो ऑफर डिस्काउंट का कॉस्ट प्राइस से क्या होगा। जरा एक चीज बताओ, दैट आई एम आस्किंग यू ऑल, कि अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि मेरा सेलिंग प्राइस 5 है और आपका जो डिस्काउंट अमाउंट है वो इसका 40% है, तो 40% कितना होगा 5 का, 40% ऑफ 5 कितना होगा, आपको पता है 2 के बराबर होगा।
2/5 होता है ना। अच्छा, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस में जोड़ोगे तब मिलेगा कि नहीं एमआरपी? यस, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस में जोड़ेंगे तब मुझे एमआरपी मिलेगा, तो ये मेरा एमआरपी यानी मार्क प्राइस हो गया। एक बात और बोली है वहां पर आपसे कि जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो प्रॉफिट के परसेंटेज के बराबर है। अब यहां बताओ डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस पे होता है तो आप कहोगे -2/7 है। अगर यही मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है तो क्या ये वैल्यू +2/7 होगी? यस, तो +2/7 के हिसाब से तो आप कहोगे कि अगर मेरा सीपी 7 है तो मेरा एसपी 9 होना चाहिए। यस, अब आप कहोगे देखो ऐसा है, एक बार 5 है एक बार 9 है, इनको बराबर करते हैं, तो यहां 9 से गुणा करोगे तो ऐसा होगा, यहां पर आप 5 से गुणा करोगे तो ऐसा होगा। पूछा क्या है कि ऑफर डिस्काउंट का कॉस्ट प्राइस से रेशियो बता दो, तो जो डिस्काउंट है तुम्हारा ये 18 है 9 × 2 और कॉस्ट प्राइस कितना है तुम्हारा 35 है, तो आंसर कितना हो गया 18:35, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन, कुछ नहीं है, ये अंडरस्टैंड कर लेना, मैंने रेशियो से इसको लगा दिया है। यू जस्ट सी, यू विल नॉट फाइंड एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 2/7 है परसेंटेज में, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज किसके ऊपर होता है? बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर होता है? इट इज ऑन मार्क प्राइस। तो जब इसने बोला कि ये डिस्काउंट परसेंटेज 40% का सेलिंग प्राइस के ऊपर है, तो ये एक जो चीज है, और यहां जो बोला है डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, जब डिस्काउंट परसेंटेज खाली लिखा जाता है तो मतलब मार्क प्राइस वाला। तो मैंने कहा ये 2 रुपया 5 रुपए के ऊपर है तो ये 7 हुआ, तो 2 का जो डिस्काउंट है एमपी के ऊपर वो -2/7 है, इसलिए कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट लगाना है वो +2/7 होगा। खत्म हो गया सवाल। अच्छा सवाल है, लेकिन किसमें कंफ्यूजन का स्कोप है थोड़ा सा। एक आदमी है वो अपनी जर्नी को 7 घंटे में कवर करता है, वो पहला हाफ जो है जर्नी का वो 12 किलोमीटर/आवर से जाता है और सेकंड हाफ क्या है 16 किलोमीटर/आवर से जाता है। तो बताना है उसका जर्नी कितनी दूर है। एक बार बताओ, जब स्पीड आपको दिया हो और डिस्टेंस बराबर हो, जैसे ये डिस्टेंस अगर डी है तो दूसरा डिस्टेंस भी क्या है? डी है। डिस्टेंस स्लॉट्स इक्वल हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का मतलब क्या है? d/2 d/2। यहां अगर इसकी स्पीड 12 है और यहां पर अगर इसकी स्पीड 16 है, कभी भी ध्यान रखना अगर डिस्टेंस स्लॉट बराबर होते हैं स्पीड डिफरेंट होती है, तो जो एवरेज स्पीड निकल के आती है वो आती है हार्मोनिक मीन। तो 2 × 12 × 16 बोलते हैं इसको, 2s1s2/s1 + s2, 12 + 16 28। तो 2 × 12 × 16/28 आपकी यहां पर वैल्यू आ गई, 4 × 7 = 28 हो गया, 4 × 4 = 16 हो गया, 12 × 4 = 48, 2 × 96/7 आपकी एवरेज स्पीड हो गई। बट आपसे ये पूछा नहीं उसने, एवरेज स्पीड अगर 96/7 है तो उसने बोला है जर्नी 7 घंटे की है, तो डिस्टेंस कितना होगा? अगर आपकी एवरेज स्पीड दिया है 96/7 और 7 घंटे जाना है तो कितना होगा आपका? 96 किलोमीटर। बी ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी। दैट्स ओवर। 23, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 12% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सर्फेस एरिया। 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया। एज क्या होती है? लेंथ होती है। लेंथ को अगर आप कभी भी, सारी लेंथ को अगर आप 12% से बढ़ा रहे हो, सो एरिया में जो चेंज होता है वो क्या होता है? एरिया में चेंज होता है 12% का सक्सेसिव हो जाएगा, क्योंकि एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ का मतलब सक्सेसिव 12 को लगा दोगे तो 25.44% आ जाएगा। इट्स सिंपली लाइक दिस, 12% और 12% सक्सेसिव एरिया। ठीक है, क्लियर नॉट? सो आंसर विल बी 95.44%। ओके, आगे बढ़े। ऑप्शन भी चेक कर सकते हो पिछले सवाल में, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 48, 4 × 3 = 7 घंटे। ऑप्शन से भी कर सकते हो। यस, ये सवाल कह रहा है द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया उसका लैटरल सरफेस फेस का 40 दिया हुआ है, तो हाइट बताना है कितना होगा। अब देखो, अगर आपको ये बेस दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए बेस, यहां पर आपका लेट्स से सेंटर है, ये डिस्टेंस जो होती है ये आपको पता है इन रेडियस के बराबर होती है, फिर आपका यहां कहीं लेट्स से हाइट वाला पॉइंट है, ये हाइट होता है, और अगर इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट L, और ये h होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपका जो h होता है स्क्वायर रूट होता है L² - R² का। सो लेट अस फिगर आउट कैसे निकलेगा ये। सो पहले तो ये कि इसका एरिया अगर 25√3 दिया हुआ है, सो आपको पता है इसका एरिया होता है √3/4a², ये कटेगा,
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि टू साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3 होता है। यहां पर वो उसका 25 गुना है, एरिया अगर 25 गुना है तो साइड 5 गुना होगी, स्टैंडर्ड से 10 आ जाएगी। वंस यू गेट द साइड इज 10, आपको ये निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू होती है साइड अपॉन 2√3, क्योंकि ये इन रेडियस के बराबर होता है। तो 10/2√3 आपका जो होता है ये 5/√3 के बराबर हो जाता है। सो वंस यू गेट दिस वैल्यू की ये वैल्यू मेरी 5/√3 के बराबर है, फिर आप क्या करोगे, आपको ये बेस 10 मिल चुका है। क्वेश्चन में दिया है कि एक लेटरल फेस का एरिया 40 सेंटीमीटर है। अब जो लेटरल फेस बनेगा आपका, उसका बेस होगा 10 और वर्टिकल से जो उसकी, जिसको हम बोलते हैं एरिया जो होता है लेटरल सरफेस का एरिया, यहां पर बनेगा हाफ इंटू ए इंटू एल, क्योंकि एल उसका क्या होता है, इट एक्ट एज ए मीडियन और अल्टीट्यूड। ये वैल्यू आपको 40 दी हुई है, तो 5 इंटू एल अगर आपको 40 दिया हुआ है तो एल की वैल्यू क्या होगी आपकी 8 के बराबर होगी। सवाल का आंसर यहीं से निकल जाएगा। एल की वैल्यू आप 8 रखोगे तो 64 आएगा, माइनस आर स्क्वायर आपका कितना होगा 25/3, 64 तो यहाँ 192 होता है, तो ये हो गया 192 माइनस 25 ओके बटे 3, ये हो गया 167/3 का स्क्वायर रूट, ऑप्शन ए। सो अगर आपने पिरामिड का फिगर समझ लिया तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस होता है, वेरी वेरी सिंपल स्टैंडर्ड केस, कि ये एल जो होता है वो उस लैटरल सरफेस के लिए हाइट का काम करता है, और ये बेस हो गया तो उसका एरिया हाफ इंटू ए इंटू एल होता है, क्योंकि क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास, 3 साइड्स पी क्यू पी आर, ये हो गया पी क्यू आर, तो कह रहा है पी क्यू और पी आर को आपको प्रोड्यूस करना है एस और टी तक, प्रोड्यूस कर दिया एस और टी तक। और क्या कह रहा है, जो इसके बाइसेक्टर हैं इन दोनों के, ये कहीं मिल रहे हैं और ये एंगल तुम्हें बना रहे हैं 77 डिग्री। क्या पूछ रहा है आपसे, ये वाला एंगल बहुत आसान है, ये 99 माइनस a/2 होता है 77। तो आप ऐसा देख सकते हो कि ये जो है 90 से कितना कम है 13, अगर ये 13 कम है तो a/2 मेरा 13 है, a/2 अगर 13 है तो a की सॉरी 90 माइनस p/2 नॉट a/2 यहां पर। सो ये अगर 13 है तो p कितना हो जाएगा आपका 26 डिग्री, 26 डिग्री यानी आंसर क्या हो गया आपका p, ठीक है। सो ये हो गया मॉक 13 की समाप्ति, राइट। और अगर ये मॉक्स आप करते रहोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है। ये जो 50 मॉक होने वाले हैं, दे विल चेंज द वे यू सॉल्व क्वेश्चंस एंड यू विल लर्न टू हाउ टू मैनेज मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो इस फॉर्मेट का फायदा पता है क्या है, कि आपका थॉट प्रोसेस किसी एक टॉपिक के लिए नहीं चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस एक मिक्स चल रहा है, जो एग्जाम में चाहिए आपको। मिक्स थॉट प्रोसेस, एक सवाल फिर दूसरे टॉपिक का सवाल, फिर तीसरे टॉपिक का सवाल, फिर चौथे टॉपिक परसेंटेज, फिर आ गया सीधे डीआई का सवाल, फिर आ गया आपका मेंसुरेशन का सवाल, कभी एवरेज का सवाल, कभी कुछ आ गया। ये बहुत फायदा करेगा आपको कंडीशनिंग में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम, मीट ऑन ट्यूसडे विथ मॉक 14। तब तक के लिए गुड। ऑल सब्जेक्ट फॉर एसएससी एग्जाम्स, सीजीएल मेंस लेवल तक के सब कुछ, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब कुछ 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप